हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशंस रेस्पेक्टिव जो भी जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसको कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए, तो ये सेशन आपके लिए ही है। इस सेशन में हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 2024 का जो पेपर है उसका मेमोरी बेस्ड पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है या फिर अगर आप इंश्योरेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं, आप आरबीआई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इसको एक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का जो पेपर आया था 2024 का, वो काफी लॉजिकल पेपर था कंपेयर टू आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क। ये पेपर थोड़ा सा ऊपर लेवल में था, जो मैथ्स का पेपर था पर्टिकुलरली। रीजनिंग वगैरह इसमें बहुत इजी था, लेकिन मैथ्स का पेपर थोड़ा सा क्रिटिकल था। ज्यादा नहीं, क्लर्क के लेवल में ठीक है, इजी पेपर है, लेकिन फिर भी आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क से ये अच्छा पेपर था। तो अगर आप इस बार आरआरबी क्लर्क का मेंस दे रहे हैं और अगर आपने आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेंस दे दिया है, तो आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए बिल्कुल एंड तक। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। यहाँ पे हमारे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं उनसे डिस्कशन करते रहूँगा वीडियो के बीच में। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आता है आप पहले इसको पॉज कीजिए वीडियो को एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तभी आप सॉल्यूशन को देखें। वीडियो को 1.5x में देखें। 1.5x में बढ़िया आपको सब कुछ समझ में आते रहेगा। और वीडियो का जो कोई भी सोल्यूशन आता है उसको आप पहले खुद बनाने को ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, हो ही नहीं रहा है, तभी आप सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए, हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं इस सेशन को। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 2024 क्वांट्स का मेमोरी बेस्ड जो पेपर है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। ये रहा आपका पहला सवाल और प्लीज ट्राई कीजिए। आंसर्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया है। सुष्मित जी ने आंसर दे दिया है, रक्षित जी ने आंसर दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ये सवाल कह रहा है कि मैन इन्वेस्टेड पी प्लस 800 इन स्कीम, ये प्रिंसिपल है, ऑफरिंग 15% एसआई फॉर 4 years एंड रिसीव्स दिस मच एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होगा 15% एसआई फॉर 4 years में आपका 15 into 4 यानी कि 60% का इंटरेस्ट आएगा। यानी कि इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल का 60% होगा। यानी कि इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल, इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 60%, यानी कि 3/5। ठीक है, ओके, ये आ गया। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन सर एक अलग मेथड से करेंगे। सर क्या करेंगे, ये नीचे वाले फ्रैक्शन से ऊपर वाले फ्रैक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। नीचे वाले फ्रैक्शन से अगर मैं ऊपर वाले फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 800 पी तो कट जाएगा, 800 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 800 प्लस 320 1120 का वैल्यू आ जाएगा। 5 - 3 यानी कि 2 यूनिट। 2 यूनिट अगर 1120 है तो एक यूनिट हो जाएगा आपका 560। एक यूनिट अगर 560 है तो 3 यूनिट हो जाएगा आपका 1500 1680। यानी कि P माइनस 320 का वैल्यू हो रहा है 1680। मैं 320 को उधर जोड़ दूंगा तो P का वैल्यू आ जाएगा 2000। 2000, तो इसमें प्रिंसिपल 2000 है। आपसे क्या पूछा है, इफ ए मैन इन्वेस्ट P माइनस 100, ये देख लो क्लियरली, P माइनस 100 को दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, P माइनस 100 यानी कि 1900 रुपए को, ऑफरिंग 8% एसआई फॉर 4 years, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट डिफरेंस, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट डिफरेंस पूछा है। ओके, दोनों स्कीम में इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले वाले स्कीम में इंटरेस्ट P माइनस 320 है, तो P को अगर मैं 2000 डाल दूंगा तो P माइनस 320 आ जाएगा आपका 1680। यहाँ पे ऑलरेडी निकल गया था ये 1680। ठीक है, पहला वाला इंटरेस्ट 1680 है, दूसरा वाला इंटरेस्ट 1900 का 32% है। 32, 8%, 4 साल 32%, परसेंटेज से डबल जीरो काटेंगे। 32 को 19 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 बार 640 होता है। 32 घटा दूंगा तो आपके पास आ जाएगा 608, यानी कि 608 का इंटरेस्ट आ रहा है। तो 1680 से अगर मैं 608 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 1072, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक क्वेश्चन है। सवाल ये है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हो तो आप टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे।
अगर सर ने जैसे बताया, अगर आपने ऐसे ही किया या फिर इससे बेटर किया है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बोला था P प्लस 800 एक मैन आदमी ने इन्वेस्ट किया है, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। 15% ऐसा ही 4 साल में 60% इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट गिवन है, यानी कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 60% है। 3/5 कैलकुलेशन किया, 1 यूनिट निकाला, 3 यूनिट निकाला, P माइनस 320 से P निकाला, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुष्मित जी और रक्षित जी ने करेक्ट आंसर दिया है। इनफैक्ट बाद में भी आंसर दिया था, विस्पर अल्ट्रा कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, जो भी आंसर दिया आपने सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आराम से करते हैं। चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये सवाल का भी आंसर आना स्टार्ट हो गया। आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। इतनी जल्दी आपने निकाल कैसे लिया? ऑप्शन से, अच्छा ऑप्शन से, ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं इसका सवाल, लेट्स सी कि कैसे बनेगा। पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 400 और 700। पी और क्यू ने स्टार्ट किया था 400 से और 700 से। ठीक है, एंड आफ्टर 4 मंथ्स क्यू ने एक्स रुपीज ज्यादा डाल दिया। तो 4 महीने तक तो यही था, उसके बाद 4 महीने बाद उसने एक्स रुपीज ज्यादा डाला, तो 700 प्लस एक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो 8 महीने के लिए रहा। बी पी का जो 400 है वो तो 12 महीने के लिए रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 400 इंटू 12 4800, और ये आ जाएगा 2800 प्लस 700, ये 5600 प्लस 8x, तो ये आ जाएगा आपका 4800 का रेशियो। ये दोनों हो जाएगा 8400 प्लस 8x। ठीक है, 8 से काट सकते हैं, 4 से तो कटेगा ही, 8 से भी कट जाना चाहिए। यस, 8 से काट देता हूं मैं। 8 से कटेगा ये 600 बार, ये 8 से कटेगा आपका, 4 से कटता है 2100 बार, तो 8 से कटेगा 1050 प्लस एक्स, ये आ गया आपका रेशियो 1050 प्लस एक्स, ये आ गया आपका रेशियो प्रॉफिट का। ठीक है, आपको कह रहा है कि पी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है, रेशियो के हिसाब से कितना है। 600 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 1050, 1650 प्लस एक्स, यही है। ठीक है, लेकिन वो तो बोल रहा है कि 9x प्लस 1300 है, तो 9x प्लस 1300 आउट ऑफ 13,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेट जस्ट मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, सो दैट मैं इसको आराम से लिख पाऊँ। ये क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, आराम से कर लिया। तो मैं ये जो नाटक मैंने इतना किया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। कोई भी दिक्कत आता है, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या किया गया है। ठीक है, ओके। तो P का जो प्रॉफिट शेयर है वो 600 है, आउट ऑफ 600 प्लस 1650 प्लस एक्स, और वो जो प्रॉफिट शेयर है वो बोला है 9x प्लस 1300 है, आउट ऑफ 13,000। ठीक है, यही है, दोनों इक्वल है। इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा, लेकिन x लाने के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को बनाना पड़ेगा, तो मैं ऑप्शन से कर लूँ क्या? ऑप्शन से कर लेते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जरूरत पड़ रहा है तो ऑप्शन से कर लेते हैं। x को 200 पुट करके देखो, 600 बाई 1850 आ रहा है इधर, और ये क्या आ रहा है, x को 200 पुट करूंगा तो 1800, 2100, 2100, सॉरी 1800 और 1300, 3100 डिवाइडेड बाई 13,000, तो 0000 कैंसिल हो गया, 31 बाई 130 आ रहा है, ये तो हरगिज नहीं आ सकता, तो ये गलत। तो 200 तो आंसर नहीं है, 200 आंसर नहीं है। 300 पुट करके देखते हैं, 600 बाई 1950, ये 00 कट जाएगा, तो इधर 5 से भी कट जाएगा, ये 12 बार, ये 5 से कट जाएगा 39 टाइम्स, तो ये 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 13 बार, तो 4 बाई 13 आ रहा है 300 डालने पे। यहाँ पे अगर मैं 300 डालूंगा, 9 300 2700, और ये 4000, 2700 4000, 4000, और ये 13,000, तो ये भी 4 बाई 13 ही आ रहा है।
इसका मतलब मैच हो रहा है, तो 300 इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर सर चाहते तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते थे, लेकिन सर का मोटिव ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन को बड़ा करके दिखाया जाए। मोटिव हमेशा ये रहता है कि क्वेश्चन को छोटा करके जितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं वो सर आपको बताए, तो इसीलिए सर ने यहाँ पे ऑप्शन का हेल्प लिया है। ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी आंसर्स आ गया था 300, आपने ऑप्शन से किया, बहुत बढ़िया काम किया। चलो आगे चलते, आगे चलते। ये सवाल देखिए। सो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं अगला सवाल, और इस सवाल को आप बनाने को ट्राई कीजिए। बढ़िया सवाल है, देख के ही लग रहा है इनकम एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग वगैरह रिलेटेड है। प्लीज ट्राई टू मेक इट। आंसर्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया है। ऋषि ने आंसर दे दिया है, विस्पर ने आंसर दे दिया है, सुष्मित ने एज यूजुअल आंसर दिया है। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं बाकी आंसर्स, बाकी एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सवाल कह रहा है कि मैनेज एन इनकम ऑफ 1,20,000 उसका इनकम है, 1,20,000 उसका इनकम है। ही स्पेंड 20% ऑफ द इनकम ऑन एडुकेशन। एडुकेशन में कितना स्पेंड कर दिया उन्होंने? 20% स्पेंड कर दिया। 20% यानी कि 1,20,000 का 20% 24,000, 24,000 स्पेंड कर दिया। रिमेनिंग 2B% यानी कि जो बचा हुआ 80% है, यानी कि 96,000 से 2B% उन्होंने स्पेंड किया पीएफ के अंदर। तो 2B% स्पेंड किया पीएफ के अंदर। रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो एनआईपीएस और एसएसवाई करके कुछ है, उसमें इन्वेस्ट किया 3 और 5 के रेशियो में। अमाउंट स्पेंट ऑन एसएसवाई आपको गिवन है 4,200। इसका मतलब 3 और 5 का जो रेशियो है, इसमें 5 यूनिट का वैल्यू 4,200 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 5 यूनिट का वैल्यू अगर 4,200 हो जाता है सर, तो 1 यूनिट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो डबल करेंगे, जीरो हटाएंगे, 840। 1 यूनिट 840, तो 3 यूनिट 3 गुना 840 यानी कि 252, 2520। ठीक है, तो एसएसवाई में जो लगा है, एसएसवाई में जो लगा है वो 4,200 है, और एनआईपीएस में लगा है 2,520। तो टोटल कितना हुआ? 6720। तो 96,000 में से 6720 तो इन्होंने इन दोनों चीजों में स्पेंड किया है, एनआईपीएस और एसएसवाई। तो बचा कितना? अभी 96,000 में से अगर 6720 स्पेंड किया है, तो बचा हुआ ही ये 2B% होगा। सही बात है। क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है, बट इन लोगों ने डीपर मीनिंग समझाने को ट्राई किया है, बस थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। सिंपल बात है कि 24,000 अगर स्पेंड कर दिया तो 96,000 बचा है, और इस 96,000 में से 20% स्पेंड किया, रिमेनिंग में से 2B% इन्होंने पीएफ में दिया, और उसी में से दिया है, तो कॉमन सेंस से वही होगा 2B% और 6720 इनका टोटल। टोटल मैं टोटल निकाल देता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐड नहीं करके। मेरे पास 5 यूनिट था, मैं डायरेक्ट 8 यूनिट निकाल देता तो ज्यादा आसान रहता। ठीक है, तो 6720 96,000 का कितना परसेंट है, पहले ये देख लेते हैं। 6720 96,000 का कितना परसेंट है? तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 96,672। 90 का 7 गुना 630 होता है 42, तो 7 बार कटेगा। यानी कि ये जो है ना सर, ये 7% है, ये 7% है। 96,000 का 7% है, तो ये जो होगा 2B, वो 93% होगा। होगा ऑफ कोर्स, 96,000 में से ही तो स्पेंड हो रहा है। ये अगर 7% है तो ये 93% होगा। यानी कि 2B का वैल्यू अगर 93 है, तो B का वैल्यू आ जाएगा आपका 46.5, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में, जो कि लास्ट ईयर आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क में देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट इंश्योरेंस के भी असिस्टेंट वाले एग्जाम्स में देखने को नहीं मिला था। तो सर ने जैसे बताया, आई होप आपको समझ में आया। सर आपको और एक बार बता देंगे, 1,20,000 का उसका टोटल इनकम है, उसमें से 20% 24,000 चला गया, 80% 96,000 बचा। 96,000 में से 2B% उन्होंने पीएफ में स्पेंड किया, और बचा हुआ जो है उसको 3:5 में एनआईपीएस और एसएसवाई में स्पेंड किया। 5 का वैल्यू गिवन है, मैंने टोटल निकाल लिया, टोटल 6720 है, टोटल 6720 है। तो 6720 96,000 का 7% होता है, तो जो बचा होगा वो 93% होगा। तो 2B 93 है, तो B 46.5, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, इस सवाल को ट्राई कीजिए। टाइम एंड वर्क का सवाल है, देखो कैसे होगा।
ओ भाई साहब, इसमें तो आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब ये आसान सवाल होगा। आसान सवाल है ये। सर बहुत आसान है। ठीक है, देख लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर टेक 2 days लेस टू कंप्लीट ए वर्क देन दैट ऑफ बी। मतलब ए और बी मिलके बी के कंपैरिजन में 2 दिन कम लेते हैं। बी जो है वो 50% काम को 10 दिन में करता है, यानी कि बी जो है वो 50% काम, यानी कि आधा काम अगर 10 दिन में करेगा तो पूरा काम को 20 दिन में कर लेगा। तो बी जो है वो पूरा काम अगर 20 दिन में करेगा तो ए और बी मिलके उस काम को 18 दिन में करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। फाइंड द टाइम ए अलोन टेक टू डू द वर्क। ठीक है, तो मैं इसको लॉन्ग रेशियो मेथड से डायरेक्ट मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी एंड बी। ए और बी का जो टाइम है वो 18 है और बी का जो टाइम है वो 20 है। तो अगर टाइम का रेशियो 9 और 10 है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो 10 और 9 होगा। होगा 10 और 9, यानी कि ए प्लस बी, हमको क्या पूछा है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर 10 है, जिसमें से बी का एफिशिएंसी अगर 9 है, तो ए का एफिशिएंसी 1 होगा। हमको ए का टाइम बताना है, पहले वर्क देखो। बी जो है वो 9 का एफिशिएंसी से 20 दिन में काम कर रहा है, तो वर्क जो होगा 9 इंटू 20 होगा। 9 इंटू 20 होगा। ये हो गया मेरा वर्क, दिस इज माई वर्क। क्योंकि बी का एफिशिएंसी 9 था, वो 20 दिन में काम करता है। 9 इंटू 20 180 वर्क है। काम किसको कराना है, ए को, तो ए एक दिन में एक ही करता है। तो 180 वर्क को करने में 180 दिन ही ले लेगा वो। इतना तो इजी सवाल है। टोटल वर्क 180 आ रहा है। बी ए का एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 180 करने में 180 दिन ले लेगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक केसलेट है, इस केसलेट को देखिए, ट्राई कीजिए बनाने को। मैं आपको 2 मिनट टाइम आराम से दे रहा हूं, बनाइए, देखो। डन डन सर, डन सर। ओके, बनाना हो गया। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 3 बेकरीज, ए बी सी, 3 बेकरी है। ठीक है, दे ऑल बेक एंड सेल केक्स। ठीक है, बेक करेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ शायद अनसोल्ड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ केक बेक्स बेक्ड बाय देम वाज 126। ठीक है, इस डेटा को हम याद रख लेंगे, लिखेंगे नहीं। 126 टोटल है। ए बेक्स मोर केक्स देन बी, ए बेक्स मोर केक्स देन बी, एंड सी बेक्स मोर केक्स देन बी, सी भी बी से ज्यादा बनाता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 126 है। द डिफरेंस बिटवीन केक्स बेक्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी का जो डिफरेंस होगा, यानी कि ए माइनस बी, इज डबल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द केक्स बेक्ड बाय बी एंड सी, इज डबल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन केक बेक्ड बाय बी एंड सी। तो सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, सी माइनस बी को, सी माइनस बी को नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ओके, ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी सोल्ड, सोल्ड केक्स गिवन है, बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ केक बेक्ड बाय ए एंड सी इज इन द रेशियो 8 और 7। अनसोल्ड केक्स ऑफ ए एंड सी, अनसोल्ड वगैरह बाद में देखेंगे, पहले कितना बेक किया है वो देख लेते हैं। तो अभी आपको ये बोला है कि ए और सी का जो रेशियो है वो 8 और 7 है। मतलब ए अगर 8 है तो सी का है 7, 8 और 7 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक काम करता हूं, मैं 8x और 7x मान लेता हूं, इसको 8x मान लेता हूं, सी को 7x मान लेता हूं, और मैं यहां से सवाल को देखता हूं। अगर मैं ऊपर वाले फ्रैक्शन से नीचे वाले फ्रैक्शन को माइनस कर दूं, ऊपर वाले फ्रैक्शन से मैं नीचे वाले फ्रैक्शन को माइनस कर दूं, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस सी। ए माइनस सी आ रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, तो ए माइनस सी आ रहा है 1 यूनिट, लेकिन ए माइनस सी तो एक्स है, ए माइनस सी तो एक्स है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू एक्स है। समझ में आ रहा है? अगर आपने सर से मेंस का क्लासेस वगैरह किया होगा तो आपको ये सब बच्चों जैसा समझ में आएगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम होता है तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से लगा के कर लो,
क्या करना है हमको सर? आपको यहाँ पे ए को 8x डालना है, सी को 7x डालना है, फिर बी को निकालना है x के टर्म्स में, वही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो a माइनस सी आ रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर x है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर x है, यानी कि c माइनस b का वैल्यू x है, तो c अगर 7x है तो b हो जाएगा c अगर 7x है तो b हो जाएगा 6x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a:b:c का रेशियो, यानी कि a कितना था सर 8, b कितना था 6 और c कितना था 7। सही है, सही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा केक a ने बेक किया है, फिर c ने, फिर b ने। ठीक है, रेशियो आ चुका है, तो उस इस डेटा का मुझे कोई मतलब नहीं है ग्रेटर कौन है। ठीक है, हमने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ। a और c का जो रेशियो था वो 8 और 7 आपको क्वेश्चन में गिवन है, 8x और 7x। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से माइनस कर रहा हूं, इसको यहां से इसको माइनस कर रहा हूं, तो माइनस बी प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी 1 यूनिट, लेकिन a माइनस सी तो x है, यानी कि 1 यूनिट x है, तो 1 यूनिट अगर x है, इसका मतलब 1 यूनिट तो ये है ना c माइनस बी, तो c माइनस बी अगर x है तो b 6x होगा। क्यों? क्योंकि c 7x है सर। सही बात है, ठीक है, यहां तक हमारा सवाल हो गया, ए बी सी का हमने रेशियो निकाल लिया। एक बार देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है सर, ओके। चलो चलो आगे देखते हैं। तो ए बी और सी का रेशियो हमारे पास रेडी है, बिंदास रेडी है। ये कैलकुलेशन मिटा देता हूं मैं। ठीक है, टोटल केक बेक 176 है। ए बी सी का है टोटल 8, 6, 14, 7, 21। तो 21 यूनिट अगर 126 है, यानी कि एक यूनिट 6 होगा, यानी कि ए ने कितने बेक किए? ए ने बेक किए 8 6 जा 48। बी ने कितने बेक किए? बी ने बेक किए 6 6 जा 36। सी ने बेक किए 7 6 जा 42। ये हो गया बेक केक्स, बेक्ड। ठीक है, फिर कुछ सेल किए होंगे, कुछ अनसोल्ड है, वो देखेंगे अभी। तो मैं ये मिटा देता हूं। चलो एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी क्या बोला था, ए एंड बी सोल्ड 41 एंड 29। तो सोल्ड केक्स कितने हैं? ए ने कितने बेचे? 41। तो अनसोल्ड कितने हो जाएंगे? अब बोलोगे सर 7। बी ने कितने बेचे? बी ने 29 केक्स बेचे, अनसोल्ड कितने हो गए? 7। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है बी ने 29 बेचे ना, तो अनसोल्ड 7 हो गए। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है, लास्ट में बोला अनसोल्ड केक्स ऑफ ए एंड सी सेम है, तो ए बी भी सेम है, तो सी भी 7 ही है, तो ये हो जाएगा 35। तो ये रहा मेरा डेटा। आप डेटा को ले लो, मैं व्यूअर्स को बोल रहा हूं, आप काइंडली डेटा को देख लो। ठीक है, देख लिया होगा आपने। तो इस डेटा का हम यूज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल देखेंगे, आई डोंट थिंक सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। फाइंड द अनसोल्ड केक्स ऑफ सी, सबका साथ था। केक सोल्ड बाई ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ केक्स बेक्ड बाई सी। ठीक है, ए ने जितने बेचे और सी ने जितने बेक किए उसके उसका परसेंटेज बताना है। अब बताइए। देखो, केक सोल्ड बाई ए, कि ए ने कितने बेचे? 41। किसका परसेंटेज पूछ रहा है? बेक्ड बाई सी 42 का। तो 41 42 का कितना परसेंट है, यही पूछा है। ए ने बेचे 41 और बी सी ने बेक किए 42, तो 41 42 का कितना परसेंट है? 41 42 का कितना परसेंट है? 100% से इतना नजदीक है, एक ही ऑप्शन है, यही होगा आंसर, यही होगा ना आंसर। इतना तो क्लोज फिगर है, 41 और 42 तो ऑलमोस्ट 100% ही है ना, तो 100% के करीब तो एक ही ऑप्शन है, 98 है। सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैं डेटा को एक बार यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ताकि आपके लिए भी आसान रहे और सर के लिए भी आसान हो। जस्ट एक मिनट में ये डेटा को यहाँ से ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ लेके, यहाँ ड्रैग क्यों नहीं हो रहा ये?
यहाँ लेके आ जाता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है, ये यही रहने दो, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो चलो ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 20% ऑफ केक सोल्ड बाई सी, सी ने कितने बेचे 35, इसका बता रहा है 20%, 35 का 20% कितना है 1/5, 7, 7 चॉकलेट केक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल चॉकलेट केक्स सोल्ड बाई सी एंड अनसोल्ड केक्स ऑफ बी। तो चॉकलेट केक तो 35 सेल किया था, उसमें से 7 ही चॉकलेट है, तो 7 तो चॉकलेट, टोटल चॉकलेट केक सोल्ड बाई सी 7 है, एंड अनसोल्ड केक्स ऑफ बी, अनसोल्ड बी भी 7 है, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है ना। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं डीआई को सॉल्व करने में मैंने सफिशिएंट टाइम दिया। अगर आप सर को अभी ये बोलोगे कि सर क्वेश्चन में भी थोड़ा और टाइम दीजिए, तो वो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि डीआई में टाइम दे रहे हैं तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकालना है। ठीक है, चलो चलो चलो, 1.5 से 2 घंटे के सेशन को हमको 4 घंटा नहीं बनाना है, हमको स्मार्ट वर्क करना होता है। चलो ये सवाल पढ़ो, ये डीआई पढ़ लो एक बार और देखो कैसे सॉल्व होगा। डन सर, डन सर। देखो धुरंधर लोग आ गए, धुरंधर लोग आ गए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन बुक पब्लिश्ड, एक सेकेंड जस्ट मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर दूं, नहीं तो सर के चेहरे की वजह से आपको प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सा, ऑल गुड। चलिए देखिए, सवाल में कह रहा है कि द टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन बुक पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस गिवन है, 4 पब्लिशर है, परसेंटेज ऑफ बुक पब्लिश्ड ऑफलाइन आउट ऑफ टोटल बुक। ठीक है, तो ऑफलाइन में 20% है, ए को अगर मैं देखूं तो ऑफलाइन में 20% है, और ऑनलाइन माइनस ऑफलाइन 210 है। तो ऑफलाइन में अगर 20% है ना, तो ऑनलाइन में 80% होगा। ठीक है, यानी कि ए के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो रेशियो है वो 80 और 20, यानी कि 4 और 1 का रेशियो है। ठीक है, डिफरेंस बता रहा है 210, तो मतलब ये 3 यूनिट का वैल्यू 210 है। 3 यूनिट अगर 210 तो 1 यूनिट 70, 4 यूनिट 280 और 1 यूनिट 70, यानी कि ऑफलाइन हो गए 280, ऑनलाइन हो गए 70। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑफलाइन है ये ऑनलाइन है। ठीक है, चलो चलो, नेक्स्ट हो गया 10%। ठीक है, तो 10% अगर ऑफलाइन है तो 90% ऑनलाइन होगा, यानी कि 9:1, यानी कि जो डिफरेंस है 8 यूनिट का वैल्यू 224 है। 8 से कटेगा जी, कट जाएगा, 200 करता है 25 बार, 24 करता है 3 बार, यानी कि 28 बार। तो 28, 28 का 9 गुना 280 माइनस 28 करूंगा तो 252 आएगा, और 1 यूनिट तो 28 ही आएगा। ठीक है, ओके। फिर बोल रहा है सी का जो डिफरेंस है वो 0 है, परसेंटेज ऑफ बुक पब्लिश्ड ऑफलाइन भी गिवन नहीं है। देखो डिफरेंस अगर 0 है तो ऑफ कोर्स इक्वल होगा, तभी तो डिफरेंस 0 है। डिफरेंस अगर 0 आ रहा है मतलब ऑफ कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है वो इक्वल है, तो ये 1:1 का रेशियो है, बट कितना है मुझे नहीं पता, कितना है नहीं पता, क्योंकि कुछ भी डेटा गिवन नहीं है। ये भी आसान है। सेकंड वाला, लास्ट वाला बोल रहा है कि 30% ऑफलाइन है, 30% अगर ऑफलाइन है तो 70% ऑनलाइन होगा, यानी कि 7:3 का रेशियो बनेगा, गैप आएगा, 4 यूनिट का वैल्यू 84, तो 1 यूनिट 21, तो 7 यूनिट 7 गुना 21 यानी कि 147, और 3 यूनिट 3 गुना 21 यानी कि 63। ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने बना लिया। डीआई रेडी है सर, आप देख लीजिए और डीआई का फोटो ले लीजिए या फिर डीआई को बना लीजिए। अभी डीआई के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले डीआई जो भी जैसे पेपर आया हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, कोई अपने से नहीं, पेपर ही ऐसा आया था।
चलो 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 चलो, आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल देखो, पहला सवाल ये रहा, पहला सवाल। आंसर आ गया, आंसर ओके ओके ओके। टोटल नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय सी वाज डबल दैट ऑफ डी। डी ने कितने पब्लिश किए? डी ने पब्लिश किए कितने? डी ने पब्लिश किए टोटल 147 और 63, 210। 210, ठीक है। तो डी ने अगर 210 पब्लिश किए, यानी कि सी ने डबल, यानी कि सी ने 420 पब्लिश किए, और हमको पता है कि सी का ऑनलाइन ऑफलाइन इक्वल है, तो ऑनलाइन में 210 चला गया, ऑफलाइन में 210 चला गया, ऑफलाइन में, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय सी यानी कि 210 एंड ऑफलाइन बाय ए। ऑफलाइन ए का ऑफलाइन कितना है? ए का ऑफलाइन 70 है। तो 210 और 70 का गैप बताना है, यानी कि 140। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल है, सिंपल। डीआई के क्वेश्चंस कुछ भी टफ नहीं थे, सिंपल सिंपल सवाल है। ये सवाल देखिए, सारा कैलकुलेशन वगैरह है। अच्छा, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बी, सी और डी का जो ऑफलाइन है उसका एवरेज 112 है। सी का मुझे नहीं पता, लेकिन बी और डी का तो पता है ऑफलाइन। बी का कितना है ऑफलाइन? 252 और डी का 147, ठीक है। बी का कितना हो गया? 252 और डी का हो गया 147, और एवरेज कितना है? 112 है। एवरेज 112 है, तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये तो 140 ज्यादा है। ये भी एवरेज से ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 35 ज्यादा है। यानी कि 112 एवरेज नंबर ऑफ ऑफलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय बी, सी एंड डी 112 है। बी, सी एंड डी सही तो है। अच्छा, ऑफलाइन बोला ना, सॉरी, मैं ऑनलाइन ले रहा था। 28 और 63 है, ठीक है ठीक है ठीक है। 28 और 63 है, मैं भी सोच रहा हूँ। ये 28 है, ये 63 है, ठीक है। तो और एवरेज 112 है, तो ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे सर ये तो 84 कम है। 84 कम है। हाँ, ये कितना कम है? आप बोलोगे सर ये तो 49 कम है। तो इधर 84 कम है, इधर 49 कम है, यानी कि अभी भी 133 कम है। तो इधर 133 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि सी का जो ऑफलाइन है ना, सी का ऑफलाइन 112 प्लस 133 यानी कि 245 है। 245 बुक सी ने ऑफलाइन में डाले। ऑफलाइन में 245 डाले, तो ऑनलाइन में भी सी 245 ही डालेगा, ऑनलाइन में भी सेम डालेगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ऑनलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय सी यानी कि 245 टू एवरेज नंबर ऑफ ऑफलाइन बाय ए एंड बी। ए एंड बी का ऑफलाइन का एवरेज बता देना है। ए एंड बी का ऑफलाइन का एवरेज 70 और 28 का एवरेज। 70 और 28 का जो सम है वो 98 होता है, एवरेज 49 होगा। 49 का 5 गुना यानी कि 5:1 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, चलो, इजी था। देखो, अगर आपको ये जैसे सर ने ये किया है, ये डेविएशन बैलेंस करके किया है, अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐड करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगला देखते हैं। करिए प्लीज। देखो, आपको कह रहा है पब्लिशर एफ जो है उसने 20% ज्यादा बुक्स पब्लिश किए बी से। तो बी के पब्लिकेशंस कितने हैं? बी के टोटल कितने हैं? बी के टोटल है 252 और 28 यानी कि 280। बी के 280 है।
तो बी के अगर 280 है तो एफ ने क्या किया उससे 20% ज्यादा, यानी कि 280 इंटू 6/5 पब्लिश किए। तो 5 से काटूंगा तो ये कितना बार कटेगा, 56 टाइम्स, 56 का 6 गुना होता है 336। ठीक है, तो एफ ने इतने बुक्स पब्लिश किए। एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय ए एंड डी, ए एंड डी का एवरेज कितना है देख लो। ए ने कितने पब्लिश किए 350, 280 70। डी ने कितने पब्लिश किए 210। तो इसका एवरेज कितना हो गया, ये हो जाएगा 560, 280, 280, 280 आ रहा है। तो 280 एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश बाय ए एंड डी 280 इज इक्वल टू ऑफलाइन बाय एफ। एफ का ऑफलाइन 280 है, तो एफ का ऑफलाइन अगर 280 है, टोटल 336 है, यानी कि एफ का ऑनलाइन जो है वो 56 है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बुक्स पब्लिश्ड बाय एफ। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 280 और 56 का डिफरेंस बता रहा है, तो बता देंगे ना। 224 क्या है, सिंपल तो है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। डीआई एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, सारे सिंपल है। बुक्स पब्लिश बाय ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बुक्स पब्लिश बाय बी ऑफलाइन, ये आप घर में करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम इजी सवाल है। आगे देखते हैं, ये सवाल देखो। ये बेहद आसान सवाल है यार, बेहद आसान सवाल है। आंसर आना शुरू हो गया है, सुष्मित ने आंसर दे दिया है, विस्पर ने आंसर दे दिया है, कोई नया आया है, हैदर, अच्छा हैदर अली, ठीक है, आपने भी आंसर दे दिया है, बढ़िया। देखो देखो कैसे करेंगे, देखिए द कॉस्ट ऑफ ए टेबल, दो आइटम है यहाँ पे मेरे पास, एक टेबल है और एक चेयर है। इसका जो कॉस्ट है वो एक 140 है और एक 110 है। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ द टेबल एंड द चेयर इज द सेम, दोनों का मार्क प्राइस सेम है। अभी मैं मार्क प्राइस को नहीं ले रहा हूं। एंड द डिस्काउंट अलाउड ऑन द चेयर इज 20% और 30%। टेबल में 20% है, चेयर में 30% है, जबकि मार्क प्राइस सेम है। तो मैं मार्क प्राइस को 10x और 10x मान लेता हूं। तो अगर मैं पहले वाले चेयर के अंदर, टेबल के अंदर 20% डिस्काउंट दूंगा तो 8x में जाएगा। दूसरे वाले टेबल के अंदर मैं 30% डिस्काउंट दूंगा तो 7x में जाएगा। आपको बोला है टोटल प्रॉफिट 20% है, ओवरऑल सीपी 250 है। 250 का 10% 25 होता है, 20% 300 होता है, 50 होता है, 50 बढ़ेगा तो ये 300 होगा। ठीक है, यानी कि नेट एसपी 300 है, यानी कि 15x का वैल्यू 300 है। आपको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है मार्क प्राइस ऑफ द चेयर। दोनों तो इक्वल है, 10x का ही वैल्यू निकालना है। 15x का वैल्यू अगर 300 है तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। वेरी इजी, सिंपल है ना, एकदम इजी है। सर ने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक बहुत पढ़ाया है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है सर से, फिर भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो एकदम इजी सवाल है, इसमें क्या ही है। ठीक है, ओके चलो अगला सवाल, ये सवाल देखिए। रेशियो गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, डिफरेंस गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। आई वांट कि आप लोग इस डेटा को लेके, सारा डेटा मंडे और ट्यूसडे का सारा प्रोडक्शन निकाल के रखो, फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, आप 1 मिनट सॉल्व करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ।
ओके चलो चलो सर, इसको बहुत फटाफट सॉल्व करेंगे क्योंकि कुछ है नहीं करने वाला। देखो क्या है, रेशियो प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन मंडे और ट्यूसडे का रेस्पेक्टिव रेशियो गिवन है और डिफरेंस भी गिवन है मंडे और ट्यूसडे का। तो यहाँ पे 16 13 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 अगर 150 है, देखो मैं एक लिख दे रहा हूँ, बाकी नहीं लिखूंगा। 3 यूनिट अगर 150 है तो एक यूनिट हो जाएगा 50, यानी कि 16 यूनिट हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 650। ठीक है, 13 इंटू 50 650। ठीक है, बाकी बड़बेली करेंगे, आप भी करेंगे सर के साथ। 5 और 4 है तो एक यूनिट 190, तो 5 यूनिट 950, 4 यूनिट 760। ठीक है, 2 यूनिट 120, यानी कि एक यूनिट 60, 11 यूनिट 660, 9 यूनिट 540, एक यूनिट 250, 4 यूनिट 1000, 3 यूनिट 750, 750, एक यूनिट 100, 5 यूनिट 500, 4 यूनिट 400। ठीक है, डेटा रेडी है आपके पास, एकदम इजी है। ठीक है, सवाल में जाए, सवाल में जाए, अनुमति है, जा सकते हैं? यस, बढ़िया सर, ठीक है सर। सर के साथ सवाल में चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये सवाल देखो और ट्राई करके देखो कैसे होता है। चलो देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन मंडे बाय बी एंड सी टुगेदर। मंडे बी एंड सी, मंडे को बी एंड सी ने कितना किया है? मंडे ये राइट हैंड साइड वाला है, बी एंड सी का कितना है? ठीक है, 950 और 660। तो बी एंड सी कितना है? 950 प्लस 660। 950 प्लस 650 होता तो 1600 होता, लेकिन 1610 आएगा। इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्यूसडे बाय डीएनई। ट्यूसडे का डीएनई कितना है? ट्यूसडे का डीएनई, ये ट्यूसडे का 1250 है। 750 और 500 1250 है। तो इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है। तो एक तो 350 360, वेरी इजी। ठीक है, चलिए चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज इजी क्वेश्चन है। सर को भी इजी लग रहा है तो आपको भी इजी लग रहा होगा। ये सवाल देखिए। कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन मंडे बाई एफ। एफ का डेटा गिवन नहीं है तो एफ का मंडे निकलेगा अभी। इज 20% मोर देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन ट्यूसडे बाई ए। ए का ट्यूसडे से 20% ज्यादा है। ए का ट्यूसडे कितना है पहले ये देख लो। ए का ट्यूसडे 650 है। ए का ट्यूसडे 650 है। 650 से 20% ज्यादा है, मतलब उसका 6/5 है। तो 136 780, यानी कि एफ का मंडे को 780 है। ये मुझे मिल चुका है। 650 से 20% ज्यादा, तो 780। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर आगे देखो। if the ratio of the total production of items on if the ratio of the total production of items on Monday and Tuesday together by F to D, मतलब F का Monday plus Tuesday रेशियो D का Monday plus Tuesday, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये गिवन है। ठीक है, ध्यान से। D का Monday plus Tuesday ऑफ कोर्स अवेलेबल है, पहले वो देख लेते हैं। D का Monday plus Tuesday कितना है? 1750। ये देखो 1000 और 750, तो 1750 है, यानी कि ये 1750 है। और रेशियो बता रहा है 17:25। तो 25 यूनिट का वैल्यू अगर 1750 है, आपको पता होगा कि इस 25 का 7 टाइम्स होता है, तो इंटू 70 हो रहा है।
तो 17 का भी इंटू 70 होगा। 17 का 7 टाइम्स होता है 119, तो 1190। ठीक है, मतलब एफ का जो टोटल है वो 1190 है। मंडे को 780 है। देन फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑन ट्यूसडे बाय एफ। तो 1190 टोटल है, 780 अगर मंडे को है तो कितना हो जाएगा? 1190 में से अगर मैं 700 घटा दूं तो 490 बचेगा और 410 बचेगा। 410, 410। क्लियर है? सर ने यहाँ पे एक चीज किया है कि सर ने इस डीआई में और भी क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चन थे इसमें, तो सर ने वो इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ये डीआई बहुत ही डुएबल था, फाड़ सकते थे आप इस डीआई में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट वो नहीं लिया है बिकॉज वो बहुत इजी है, तो लेवल देख के क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, देखते हैं कैसा सवाल है। ये सवाल है, सर आपको सफिशिएंट टाइम देंगे, 1-2 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट टाइम लीजिए और इसको बनाने को ट्राई कीजिए। आप लोग भी कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ओके। आंसर्स आना चालू हो गया है? ओके, आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर तो इजी सवाल है क्या ये? A and B started a business and the investment of A is 2000 more than that of B। ठीक है, A invested, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ये, इन्वेस्टेड होगा ये। A invested for 8 months and B invested for a year। तो टाइम गिवन है A और B का, A ने 8 महीने और B ने 12 महीने, यानी कि टाइम का रेशियो 2 और 3 है। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इतना है, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट बताना है, ठीक है। ये गिवन है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ ए 16x है, एक्स स्क्वायर ये गिवन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 410, ये कितना आ रहा है? 40,410। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 40,000, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 200 आएगा। पॉजिटिव का आएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयर है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ ए है 16 इंटू 200। 16 इंटू 200 मतलब 3,200। ये ए का प्रॉफिट है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? एकदम आसान है ना? ए का प्रॉफिट 3,200 अगर है, ए का प्रॉफिट अगर 3,200 है, तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6,800 है तो 3,600। तो 30 to 36 का अगर मैं रेशियो काटूं तो 4 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 9 बार, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो 8 और 9 है। प्रॉफिट का रेशियो 8 और 9 है। टाइम का रेशियो 2 और 3 है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? समथिंग, ये समथिंग होगा। समथिंग इंटू 2 8 है तो ये समथिंग 4 होगा। समथिंग इंटू 3 9 है तो ये समथिंग 3 होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4 और 3 है। आपको बताया गया था इन्वेस्टमेंट ऑफ ए 2000 ज्यादा है बी से, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो हमको क्या निकालना है? बी का इन्वेस्टमेंट। एक यूनिट अगर 2000 है तो 3 यूनिट 3 गुना 2000, यानी कि 6000 है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया, जा सकते हैं आगे, सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। सवाल देखो, इजी सवाल को सॉल्व करने में और कितना टाइम दिया, कितना टाइम दिया जाए, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल को आराम से ट्राई कीजिए। आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हमारे। सुष्मित ने आंसर दे दिया, रक्षित ने आंसर दे दिया, विस्पर ने भी दे दिया है, नीलिमा ने भी आंसर दिया है। ठीक है, तो देख लेते एक बार, नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, चलो
ए वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर है वेसल में, मिक्सचर का क्वेश्चन सर का फेवरेट, 3:1 मिल्क एंड वाटर। अच्छा यहाँ पे पढ़ लिया था क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो 3:1। तो कितना कितना हो गया, आप बोलोगे सर 60 लीटर का सोल्यूशन है, कितना कितना हो गया देख लेते, एक बार देख लेते। आप बोलोगे थोड़ा रुक जाइए, देख लेते, ठीक है। तो अगर मैं 8 लीटर मिक्सचर फिर निकाला जा रहा है 60 में से, अगर मैं, अच्छा 60 में से कितना कितना होगा, जो 8 लीटर जो निकलेगा पहले ये रहेगा, 3 और 1 में 60 को तोड़ूंगा तो 45 और 15 आपको मिल जाएगा। सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बिकॉज 4 यूनिट 60 है, 1 यूनिट 15 है, तो 3 यूनिट 45 और 1 15, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि 8 लीटर ऑफ मिक्सचर हमने निकाल दिया है, ठीक है। जो 8 लीटर निकलेगा ना, जो निकलेगा उसमें भी दूध और पानी 3 और 1 का रेशियो में ही निकलेगा, ये पता है आपको ना। 8 लीटर जो निकलेगा उसमें भी दूध और पानी 3 और 1 का रेशियो में ही निकलेगा, और कुछ अलग नहीं है इसमें। तो 3 और 1 4 का 8 है, तो 3 का 6, 1 का 2, यानी कि यहां से निकलेगा 6, यहां से निकलेगा 2, तो इसका 6 हो गया आपका 39 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 13, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 52 लीटर्स, सही बात है। उसके बाद क्या हुआ, एंड p liters of milk and q liters of water are added to the mixture such that the ratio of milk and water becomes 9:5, ठीक है। तो कुछ ऐड किया इसमें, p लीटर्स मिल्क और q लीटर्स वाटर, फाइनली जो रेशियो बना 9 और 5 का। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हिंट यहाँ पे दिया है कि p और q का जो सम है वो 48 है, यानी कि 48 लीटर्स उसने ऐड, सॉरी 18 लीटर, 18 लीटर उसने यहाँ पे ऐड किया है। तो 52 में अगर मैं 18 जोड़ दूंगा तो यानी कि फाइनल मिक्सचर 70 लीटर का हो जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर अगर 70 लीटर्स का हो जाएगा, उसमें 9:5 रेशियो है, तो 14 यूनिट का वैल्यू 70, तो 1 का 5, 14 यूनिट का वैल्यू अगर 70 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, यानी कि 9 यूनिट्स का वैल्यू 9 5 जा 45 है, 5 यूनिट का वैल्यू 5 5 जा 25 है, ठीक है। आपसे Q का वैल्यू, P का वैल्यू पूछा है, 39 था 45 है, तो कितना ऐड हुआ है 6, सिंपल तो है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, क्लियर होगा, आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट होगा। जस्ट 1 मिनट, क्या होगी स्क्रीन को देख लो एक बार, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 60 लीटर से मिल्क एंड वाटर का 3 और 1 में तोड़ा, 45 और 15 आ गया, 3 और 1 में तोड़ा तो मेरे पास 45 और मेरे पास इधर 15 आ चुका है, ठीक है। मैंने फिर 8 लीटर निकाला है। अभी देखो मिक्सचर अगर 3:1 में है, 3 और 1 का रेशियो में है, तो 8 जो निकलेगा ना वो भी 3 और 1 का रेशियो में ही निकलेगा, दूध और पानी, यानी कि 6 निकला दूध, 6 निकला दूध और 2 निकला पानी, यानी कि 39 13 हो गया, टोटल 52, यहां से 8 कैसे भी कर लो 52 आएगा, ठीक है। फिर मैंने p लीटर्स दूध मिलाया और q लीटर्स पानी मिलाया, फाइनली रेशियो 9 और 5 का बना, और p और q का सम 18 गिवन है। 52 में 18 जोड़ूंगा तो 70 आएगा, उसको तोड़ूंगा तो 45 और 25 आएगा, 39 से 45 कितना ऐड किया 6, बस खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो देखिए सवाल को बनाने को ट्राई कीजिए, एक बार सवाल को अच्छे से पढ़िए कि डेटा क्या गिवन क्या है, और हमसे डिमांड क्या क्या की चीज का डिमांड क्या है, और किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। डेटा को डिकोड कर लो और कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि जब हो जाएगा तब आप एक बार बता दो। डन 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 बोल रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। डन, इतना जल्दी कैसे कर लिया आपने, ठीक है। देखते हैं, द बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन 4 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। मेल गिवन है। टेबल शोज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल प्लस फीमेल
टू द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन दिस कंपनीज, और मेल माइनस फीमेल का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। ऐसे केसेस में, और मेल का वैल्यू आपको गिवन है, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेल प्लस फीमेल 9 यूनिट है मैं आपको एक डेराइव करके बता दूंगा, बाकी सर जैसा बोलेंगे उसके बाद उस तरीके से आप रिमेनिंग को फिगर आउट कर लो। इसमें जैसे बोला है, इसमें मेल प्लस फीमेल क्या गिवन है, इसमें मेल प्लस फीमेल गिवन है 9 यूनिट, और मेल माइनस फीमेल गिवन है 2 यूनिट। आपको मेल और फीमेल दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो दोनों को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं, मैं पहले बता रहा हूं, पहले अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 2m का वैल्यू 11 यूनिट आएगा, ठीक है। 2m का वैल्यू 11 यूनिट आएगा। और अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो m से, देखो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने से 2m आएगा, एफ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो mm कैंसिल होकर 2f बचेगा, तो 2f क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 7, यानी कि 2m होगा 11, 2f होगा 7, और 2m और 2f का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा m और f का, एक ही बात है। तो m और f का रेशियो आएगा 11 और 7। यानी कि कैसे निकालना है सर, पहले आप दोनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 2 11, और 9 माइनस 2 7, तो 11 आएगा मेल, 7 आएगा फीमेल, सिंपल है पहले दोनों को ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक से मेल और फीमेल का रेशियो डायरेक्ट आपके पास रेडी होके आ जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले 5.5 करोगे, फिर 3.5 करोगे, तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2m और 2f से ही सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डीआई को सॉल्व करते हैं। आइए आइए आइए, हाँ सर, हाँ एक्साइटमेंट रोक लीजिए सर, ठीक है। तो देखते हैं कि डीआई को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आगे। देखो अगर यहां पे देखा जाए तो 9 और 2 11 होता है, मैं यहां पे रेशियो लिख दूंगा और वैल्यू भी लिख दूंगा, नहीं तो मैं रेशियो बाहर लिख के इधर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, इधर मैं मेल लिखूंगा, इस तरफ मैं फीमेल लिखूंगा, ठीक है। तो मेल क्या आएगा, मेल और फीमेल का रेशियो क्या आएगा, मैंने बोला 9 2 11, और 9 माइनस 2 7, 11 और 7 का रेशियो। अभी 11 का वैल्यू 440 गिवन है, तो 11 का वैल्यू अगर 440 गिवन है, यानी कि एक का वैल्यू 40 है, 11 यूनिट का वैल्यू अगर 440 होता है तो एक यूनिट का वैल्यू 40 होता है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 गुना 40 यानी कि 280 होता है। तो ये 480 हो 440, ये 280 हो गया, सिंपल है। यहां पे एक मेल आएगा ऐड करने से 15, और फीमेल आएगा सब्ट्रैक्ट करने से 11, यानी कि 15 के जगह आपको 600 गिवन है, ये गिवन है ना मेल, तो 15 इंटू 4 60 होता है, तो 15 इंटू 40 होता है 600, तो 11 इंटू 40 होता है आपका 440, तो ये आ गया मेल 600 और फीमेल आ गया 440, ठीक है, ओके ठीक है। फिर क्या करना है, ये सेम सेम देखो, 17 और 3 20, सी के लिए 17 और 3 20, और 17 माइनस 3 14, 20 और 14 का रेशियो है, ठीक है। देखो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूं, 20 और 14 का अगर रेशियो मिल रहा है सी का, 17 3 20, 17 माइनस 3 14, 20 और 14, 20 और 14 को मैं 200 और 140 भी लिख सकता हूँ। हाँ सर, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। 200 और 140 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 400 और 280 भी लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। तो ये तो 400 गिवन ही है ना, तो ये अगर 400 गिवन है तो ये तो सीधा सीधी 280 हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने किया, टू सेव टाइम, to save even microseconds of time is very important, because if you can save half a second for a question, for a single calculation, then in the entire paper you can save at least 5 to 6 to 7 minutes, in which you can solve 6 to 7 more questions than the average candidate, okay। ठीक है, ये सेम है, 11 6 हो जाएगा 17, और 11 माइनस 6 हो जाएगा 5, तो 17 की जगह 680 गिवन है, यानी कि 17 का 40 गुना हो गया, तो 5 का 40 गुना कितना हो जाएगा सर, ये 680 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 40 गुना 200, तो डेटा आपके पास रेडी है, आप डेटा लिख लीजिए पहले। मैं एक काम कर लेता हूँ, इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लिख लीजिए, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। मेल फीमेल मेरे पास एबीसीडी का रेडी है, मैं ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, आइए आइए प्लीज सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, ये मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ,
इसको मैं थोड़ा सा नीचे, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ। ये 440 का चार्ज ऊपर रह गया, ठीक है, चलो हो जाएगा। ठीक है, सुष्मित ऑलरेडी आंसर दे रहे, रक्षित आंसर दे रहे, ठीक है, आंसर आ रहा है, ठीक है, चलो चलो चलो। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। टोटल फीमेल एम्प्लॉइज इन बी, बी में फीमेल कितने हैं 440, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल मेल एम्प्लॉइज इन ए, मेल एम्प्लॉइज कितना है 440, तो इक्वल है, तो कुछ 0% होगा, ज्यादा कम तो है नहीं, ठीक है, तो 0%, ठीक है, हो जाएगा ना, हाँ जीरो आ रहा था सुष्मित, हाँ ठीक है सर, ठीक है, जीरो आ रहा था तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन लिखिए, फिर से इसको पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और मैं इसमें ले लेता हूँ इसको, फिर मैं इसको कॉपी करके इसको नीचे नीचे लेके यहीं पे यहाँ पे रख देता हूँ। डेटा आपके पास रेडी है, जैसे कि आपके पेपर में रेडी रहता है, जस्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आसान सवाल है, आंसर्स आना चालू हो गया। सुष्मित, रक्षित, विस्पर, कोई नया आंसर दे रहा है, कामिनी, ठीक है जी, ठीक है, आप आंसर आ रहे हैं तो ठीक है। इस सवाल में कह रहा है कि टोटल एम्प्लॉइज इन एक्स, एक्स कोई कुछ होगा, उसके जो टोटल एम्प्लॉइज है वो 2/3, ये 2/3 है ना, 2/3 मोर देन दैट इन ए, ए में कितने एम्प्लॉइज हो गए सर 440 और 280 720, तो एक्स में जो एम्प्लॉइज है वो 2/3 ज्यादा है, 720 से 2/3 ज्यादा है, मतलब उसका 5/3 है। 3 से काटूंगा तो 240 बार कटेगा, 240 का 5 गुना 1200 होता है, यानी कि एक्स में 1200 एम्प्लॉइज है, ठीक है, 240 का 5 गुना 1200 होता है, यानी कि 1200 एम्प्लॉइज एक्स में है, ठीक है सर, ओके। एंड द टोटल मेल एम्प्लॉइज इन ई आर 513 ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन बी, टोटल एम्प्लॉइज इन बी कितना है 1040 है, 1040 है, ठीक है, 600 और 440। टोटल मेल एम्प्लॉइज इन ई है इसका 5/13, इसका 5/13 करूंगा तो 13 से 8 बार 80 बार, यानी कि 400, यानी कि ई के अंदर मेल एम्प्लॉइज 400 है, ठीक है। एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन एक्स इज इक्वल टू मेल एम्प्लॉइज इन ई, तो एक्स में टोटल 1200 एम्प्लॉइज है, इसमें से बोल रहे हैं जो फीमेल है वो मेल एम्प्लॉइज इन ई मतलब 400 है, फीमेल अगर 400 है तो मेल हो जाएगा 800, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन एक्स, तो डिफरेंस कितना है 800 400 का 400, ऑप्शन ए खत्म, 400 ही आ रहा था आंसर, यस सर, इजी था पेपर, हाँ ठीक है, इजी था, इजी लगा तो बहुत बढ़िया, इजी है। आगे देखते हैं, पेपर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है। डीआई बहुत इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रैग करके ये आ गया एक ही बार में, इसको मैं लेवलिंग कर लेता हूँ, आप सवाल पढ़िए, मेल फीमेल ए बी सी डी। आंसर आना शुरू किया। सुष्मित, यार आप तो इस बार जॉब लेके ही छोड़ोगे। सुष्मित, रक्षित, काव्यामी का भी आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का क्या हो गया, ठीक है, चलो 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 चलो। टोटल मेल एम्प्लॉइज इन एफ, एफ में जो मेल एम्प्लॉइज है वो x+25 है, ठीक है, एफ का मेल फीमेल दोनों ही देख लेंगे, x+25 विच इज इक्वल एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन बी एंड डी, बी का फीमेल 440 है, डी का फीमेल 200 है, 440 और 200 का जो एवरेज है वो 300, सॉरी 640 हो गया तो 320 होता है, ठीक है, 440 और 200 का एवरेज 320 होता है, 640/2 320, तो टोटल में एम्प्लॉइज इन एफ आर x+25 विच इज इक्वल एवरेज नंबर, मतलब मेल एम्प्लॉइज इन एफ जो है वो 320 है,
एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है, तो मतलब x प्लस 25 का वैल्यू आपका 320 है, बट ये तो x तो पूछा ही नहीं है, अच्छा पूछा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 295, ठीक है, माइनस ओके ओके। टोटल फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ इज 25% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉइज इन डी। मेल एम्प्लॉइज इन डी कितना है 680, इसका 25% 1/4 यानी कि 170, तो फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ हो गए 170। ओके, फाइंड डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड टोटल एम्प्लॉइज इन एफ। एफ में टोटल एम्प्लॉइज कितने हो गए 320 170 यानी कि 590, तो मुझे 590 और 295 का डिफरेंस बताना है। तो ये अगर 300 होता तो 290 होता, लेकिन और ज्यादा होगा तो 295 ही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? फाइंड डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड टोटल एम्प्लॉइज इन एफ। सॉरी, ये 490 हो रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 490 है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 490 है। तो 295 और 490 में 195, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक किया है यार। टोटल मेल एम्प्लॉइज इन एफ आर एक्स प्लस 25 विच इज इक्वल एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन बी एंड डी। बी एंड डी में फीमेल हो गया 640, एवरेज 320, ठीक है, तो टोटल मेल एम्प्लॉइज इन एफ 320 हो गया। एक्स प्लस 25 का वैल्यू 320, 25 माइनस कर देंगे तो 295, एक्स तो आ रहा है 295, ठीक है, सही तो है। फिर बोल रहा है कि टोटल फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ, एफ में जो फीमेल है वो 25% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉइज इन डी। 680 का 25% 170 होता है, 17,468 होता है, यस सही तो है। तो मेल एम्प्लॉइज इन डी, तो फीमेल एम्प्लॉइज इन एफ हो गए 170। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स 295 एंड टोटल एम्प्लॉइज इन एफ, कितना हो गया ये तो 490 हो रहा है ना, 490, तो 490 और 295 में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 195 ही आ रहा है, हाँ ऑप्शन में है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ थे सर आप, कहाँ थे आप, आंसर निकाल के बैठे, आप निकाल नहीं पाए, ठीक है, माय मिस्टेक, ऑप्शन में था मैंने देखा नहीं, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया से आंसर आ गया। पेपर इजी लग रहा है आपको? आगे देखते हैं आगे कितना आसान लगता है। ये सवाल देखिए, एरिथमेटिक का सवाल है, बढ़िया से करेंगे सॉल्व। आंसर आना शुरू हो गया है, बी सी अलग अलग आंसर है, ठीक है, कितने आंसर दे दिया? सुष्मित ने दे दिया, रक्षित ने दे दिया, काव्या भी बढ़िया आंसर दे रही है, विस्पर ने भी दे दिया, ठीक है, निक्की भी आंसर दे रही है, ठीक है। ये देखो सवाल बोल रहा है बोट कैन कवर 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2.5 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम यानी कि बोट प्लस वाटर का जो स्पीड आएगा वो डिस्टेंस बाई टाइम आएगा, यानी कि 5 से काटता, अगर ये 2.5 है ना तो 5 होता तो 24 होता, तो 2.5 है तो 48 होगा, तो बी प्लस डब्ल्यू 48 आ रहा है। एंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन द रेशियो 7:5, ठीक है, तो ये 7 और ये 5, ये रेशियो गिवन है, तो टोटल हो गया 12। तो 12 यूनिट का वैल्यू अगर 48 है, यानी कि एक यूनिट का 4 है, यानी कि 7 का हो गया 7 4 28, 5 का हो गया आपका 5 4 20, तो बोट का स्पीड हो गया 28 और पानी का स्पीड हो गया 20, आ चुका है, ठीक है। इफ द बोट कैन कवर डी माइनस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7.5 आवर्स, 7.5 घंटा लेता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? आप बोलोगे सर अपस्ट्रीम में आपको तो पता ही होगा, बोट माइनस वाटर, सर को तो पता है, 28 माइनस 28, ये हो गया 8 स्पीड, और 7.5 इंटू 8 करने से, टाइम इंटू स्पीड करने से डिस्टेंस आ जाएगा, 7.5 इंटू 8 यानी कि 15 इंटू 4 यानी कि 60, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा 7.5 घंटा अपस्ट्रीम जाने से वो 60 होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है डी माइनस 24 है, ठीक है, तो डी माइनस 24 60 है, तो डी का वैल्यू आ गया 84, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डी किलोमीटर, यानी कि 84 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए इन स्टिल वाटर। 84 डिस्टेंस है, स्टिल वाटर का स्पीड कितना है 28, तो 28 से 3 बार करता है। ई आंसर जिन्होंने दिया था वो सही है, 3 घंटा इसका सीधा सीधे आंसर है, सीधा सीधा क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर, ठीक।
चलिए, आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा सर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है इसको काट देते हैं, ये भी 3 होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट पैटर्न आ गया, रॉन्ग नंबर सीरीज। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ टाइम, मैं थोड़ा उठ के जाता हूँ, पानी वानी पी के आता हूँ, आप इसको सवाल को सॉल्व कीजिए। 3 मिनट टाइम लीजिए, सारे सवाल सॉल्व कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने? कितने कर लिए बताइए? 3, 4, 5। रक्षित ने 5 कर लिए, बढ़िया यार। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला सीरीज देखते हैं। 18, 36, 12, 24, 8, 18। तो ये तो इजी लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ है। तो मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 2। यस, यहाँ पे 16 आना चाहिए, तो 18 रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन ए। ये तो इजी था, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इंटू 2, ऐसे करके। ठीक है, ओके बॉस। चलो अगला देखते हैं। इसको मिटा दे, इसको रहने देते। 120, 149, 166, 185, 208, 237। गैप देख लेते हैं। 29, इधर हो गया 17, इधर हो गया 19, इधर हो गया 15, 8, 23, इधर हो गया 29। 30 होता 29, ठीक है। तो पैटर्न प्राइम नंबर है, ये 17 प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर, 19 के बाद 23 प्राइम नंबर, 23 के बाद 29 प्राइम नंबर। तो 17 से पहले प्राइम नंबर 13 होता है। यानी कि ये जो है ना, ये 120 नहीं होना चाहिए सर, ये 149 से 13 कम, यानी कि 136 होना चाहिए। तो 120 ही रॉन्ग नंबर है। आसान सवाल है यार, क्या बच्चों वाला प्री वाला सवाल देते हैं। ठीक है, ये 17 से पहले 13 कम, यानी कि ये 136 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आंसर है ए, दूसरा आंसर है डी। तो मैं मिटा देता हूं जो भी मैंने लिखा है। पहला आंसर है ए, दूसरा आंसर है डी। थर्ड वाला देखिए। देखो, 204, 210, 235, 251, 376, 412। गैप ही देखते हैं। यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे हो गया 25 का गैप है, यहाँ पे हो गया 16 का गैप है, यहाँ पे हो गया 125 का गैप है, ये हो गया आपका 24, 12, 36 का गैप है। तो पैटर्न क्या मिल रहा है मुझे? सारा स्क्वायर क्यूब तो दिख रहा है, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये होना चाहिए 3 का क्यूब होना चाहिए था। इसका मतलब ये रॉन्ग नंबर है,
जहां गड़बड़ होता है वही रॉन्ग नंबर होता है। अगर आपने सर से पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्ट नंबर निकालने का जरूरत नहीं है, जहां गड़बड़ होता है वही रॉन्ग नंबर। यहाँ 3 क्यूब आना चाहिए था ना, तो ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट है, क्योंकि 16 करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है। अभी 210 अब नहीं बोल सकते कि 204 गलत है। 204 को अगर आप गलत करोगे तो 210 तो सही होगा, मतलब 25 सही रह जाएगा, तो 210 ही गलत है। यानी कि यहाँ जो 25 का डिफरेंस है ना, ये 27 होना चाहिए था, मतलब ये 208 होना चाहिए था, तब जाके ये 4 होता और ये 27 हो जाता। तो ये 3 का क्यूब हो जाता और ये 2 का स्क्वायर हो जाता। तो मतलब 210 गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके बॉस, ओके। चलो अगला। ऑलमोस्ट सर भी आ गए पेपर के एंड में, आपको भी मजा आया होगा इस सेशन में। प्रैक्टिस सेशन था प्रीवियस ईयर पेपर का। तो अभी हम नेक्स्ट जो है OICL AO मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे। वो अ, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। तो नेक्स्ट जो हम पेपर लेके आएंगे, जो सर आपके लिए जो लेके आएंगे, वो OICL AO मेंस का पेपर होगा, क्वांट का। ठीक है, चलो ये देखो, ये 79, 54, 75, 58, प्लस माइनस का ट्रेंड दिख रहा है, 71, 62, 65। तो माइनस कितना हुआ 25, प्लस कितना हुआ 21, माइनस कितना हुआ 17, प्लस कितना हुआ 13, माइनस कितना हुआ 9, प्लस कितना हुआ इधर 3। ये रॉन्ग है, ये बहुत आसान है। डबल डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 25 से 4 कम 21, 21 से 4 कम 17, 17 से 4 कम 13, 13 से 4 कम 9, 9 से 4 कम 5, यानी कि यहाँ पे +5 होना चाहिए था, तो ये 67 होना चाहिए था। 65 रॉन्ग नंबर है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना। ठीक है ना, चलो 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 अगला। लास्ट भी आपने निकाल लिया, क्या बोल रहे लोग? आंसर, आंसर क्या बोल रहे हैं आप? 395, कोई 255 बोल रहा है। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। आंसर सब लोगों ने दे दिया है, लेट्स सी क्या होता है ये। 50, 53, 67, 100, 160, 255, 395। गैप्स देखते हैं, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 14 का गैप है, यहाँ पे 33 का गैप है, यहाँ पे 60 का गैप है, यहाँ पे 95 का गैप है, यहाँ पे 140 का गैप है। तो डबल डिफरेंस से 11, 19, 27, 8, 8, 35, 8। बहुत आसान है। डबल डिफरेंस देखो, 11, 19, 27, 35, यानी कि 11 और 19 में 8, 19 27 में 8, 27 35 में 8। तो ये गैप जो है, ये गैप आपका 45 आ जा रहा है, 45। लेकिन 8 8 8 करने से ये 43 आना चाहिए था ये, यानी कि ये 45 की जगह 43 आना चाहिए था ये 43 आना चाहिए था ना। 11, यहाँ पे 11 का गैप है, फिर 19 का गैप है, फिर 27 का गैप है, तो 8 8 फिर 8, 27, 35। ठीक है, तो फिर 45 आ जा रहा है, बट 8 होने से 43 आना चाहिए था, मतलब ये नंबर गलत है, ये 140 गलत है। 140 अगर गलत है, 140 अगर गलत है तो ये तो 140 गलत है, तो 395 भी गलत होगा। आप 255 क्यों आंसर दे रहे थे? यहाँ पे 43 आना चाहिए ना, क्योंकि सर को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि 8 8 का डबल डिफरेंस होने से 35 + 8, ये 45 की जगह 43 आना चाहिए, यानी कि ये 95 + 43 होना चाहिए। 95 + 43 होता है 138, ये 140 की जगह 138 होना चाहिए। 138 अगर होगा 140 की जगह, तो ये नंबर कैसे गलत बोल सकते हो? ये नंबर अगर गलत होता तो 95 भी गलत होता, 95 तो सही है, यानी कि ये गलत है, तो 395 इसमें रॉन्ग है। डबल डिफरेंस से आ जा रहा है, सिंपल है।
ठीक है ना सर? क्लियर है? सारे क्वेश्चंस क्लियर है? चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर्स आना भी स्टार्ट हो गया, ओके। ठीक है सर, ओके। ओके ठीक है, तो जल्दी आंसर दे रहे। विश्वरूप कोई नया आया है, उन्होंने आंसर दिया है। रक्षित ने दिया है, सुष्मित ने दिया है, विस्पर ने भी दे दिया। बहुत तेज हो यार आप लोग, एक एक मिनट में आंसर कैसे दे रहे हो? आपने कर लिया क्या पेपर पहले? ठीक है, लेट्स सी, ओके। साइड ऑफ ए क्यूब, साइड जो है क्यूब का उसको मैं ए मान लेता हूं, इज 4 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ ए स्क्वायर को बी मान लेता हूं। इफ द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6a² होता है। 6a² होता है। और एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, साइड बी लिया तो b² होगा। तो इन दोनों का रेशियो 9:1 है, यानी कि 6a² बाई b² का जो रेशियो है वो 9 और 1 है। यही है, ठीक है। 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से काटूंगा 3 बार, 9:1 है ना। इफ द लेटरल रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बोला ना, सही तो है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला मैंने गलत ले लिया ना। यस सर, आपने गलत, हाँ गलत ले लिया, गलत ले लिया। 6a² नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब है 4a² है। लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यूब 4a² होता है, यस। क्योंकि लेटरल सर्फेस एरिया में हमको नीचे और ऊपर वाला नहीं लेना होता है, तो दो टर्म नहीं लेना होता है। तो ठीक है, तो 4a² है, ठीक है, 4a², सही है सही है सही है। 4a² लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो b² होता है। लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो आप देख लो। ये लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, क्यूब का ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड नहीं लेना होता है। यानी कि a² चार लेना होता है, तो 4a², 6 नहीं लेना होता है। जनरली 6 लेना होता है ना, 6 फेस होता है, तो 4 लेना है, तो 4a²। तो ये जो रेशियो है 4a² बाई b², इसका रेशियो 9 और 1 है। यानी कि a² बाई b² का जो रेशियो आएगा ये आएगा 9 और 4। इसका मतलब ये है कि a और b का जो रेशियो आएगा ये √9 4, यानी कि 3 और 2 आएगा, 3 और 2 आएगा। अभी बोल रहा है कि साइड ऑफ ए क्यूब जो है 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आया ये 3 और 2 रेशियो में है ना। तो ये जो एक का गैप है, एक यूनिट का वैल्यू 4 है। एक यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, 3 4 12। और 2 यूनिट का वैल्यू 2 4 8 हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है ना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ये साइड साइड ऑफ द क्यूब 12 आया है, तो 12 का क्यूब क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो पता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और सबने यही आंसर दिया था। बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलरेडी हम लास्ट की तरफ आ गए हैं पेपर में। चलो ये सवाल देखो, ट्रेन का सवाल आ गया। करिए, टाइम लेके करिए, आराम से करिए। तो मुझे तो पता चल रहा है इसका आंसर, मैंने सवाल पढ़ लिया है। अब देखो क्या आंसर दोगे आप। सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व सर, कांट बी डिटरमाइंड कोई कोई बोल रहा है, कोई कोई बोल रहा है नन ऑफ दीज। अच्छा, हाँ कर लिया, कांट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सवाल कह रहा है टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू टू क्रॉस ए 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज 3 सेकेंड्स लेस देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन पी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है, रेशियो ऑफ स्पीड पता है,
तो रेशियो ऑफ स्पीड, पी का स्पीड अगर 3x होता है तो क्यू का स्पीड होगा 2x। तो देखो यहाँ पे तो टाइम का डिफरेंस एक ही रिलेशन निकलेगा, जबकि वेरिएबल दो होगा, क्योंकि मुझे उन दोनों का लेंथ भी नहीं पता। मुझे अगर लेंथ का कोई रिलेशन पता होता तब मैं कुछ कुछ सोच पाता, बट लेंथ भी पता नहीं है, तो कांट बी डिटरमाइंड ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं पता। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो तीन आ जाएगा, तो आप देखो क्या होगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन क्यू टू क्रॉस। अभी पी का टाइम देखते हैं पहले, पी कितना टाइम लेगा इस प्लेटफॉर्म को निकालने के लिए, 3x, नहीं ये तो पी का स्पीड है, पी का लेंथ को पी मान लेते हैं, पी प्लस 120 डिवाइडेड बाई पी का स्पीड 3x माइनस ये पी का टाइम है, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्यू का जो टाइम होगा वो होगा क्यू का डिस्टेंस प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2x, और इसका वैल्यू होगा 3। लेकिन यहाँ पे p भी अननोन है, q भी अननोन है, x तो है ही, तो कैनॉट बी डिटरमाइंड, आंसर नहीं निकल सकता है, कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा ऑप्शन ई। ठीक है, बढ़िया सॉल्व किया, जिन्होंने भी सॉल्व किया ये अच्छा सॉल्व किया, ये अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक, इसको 3 स्टार सर दे सकते हैं, 3 स्टार दे सकते हैं आरआरबी क्लर्क के लेवल पे। चलो आगे देखते हैं, ये सवाल देखिए। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अगर किसी ने ये पैटर्न कभी नहीं किया है तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी टू क्यू और क्यू टू आर, ये दो रेशियो गिवन है। एज ऑफ क्यू आफ्टर 10 ईयर्स बताना है, अभी नहीं, आफ्टर 10 ईयर्स। किससे आएगा वो देखो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बी, बहुत लोग बी बोल रहे हैं, कोई कोई लोग बोल रहे हैं ई बोल रहे हैं, बी और ई में कंफ्यूजन है। सुष्मित बी बोल रहे, रक्षित बी बोल रहे, तानिया आप ई बोल रही है। ठीक है, देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी टू क्यू, पी और क्यू का जो रेशियो है और क्यू और आर का जो रेशियो है, पी क्यू का 4-5 है, क्यू आर का 3-2 है, तो मैं 15 ले लेता हूं। मैं 4-5 को 12-15 ले लेता हूं। जिन लोगों ने सर से मैथ्स पढ़ा होगा, और ये बहुत कॉमन चीज है, 4-5 को मैं 5, यहाँ पे देखो पी और क्यू का जो रेशियो है वो 4 और 5 है, और क्यू और आर का जो रेशियो है ये 3 और 2 है। तो क्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम लेंगे 15। तो अगर ये 15 हो जाता है तो ये 12 हो जाएगा ना, ये 15 होने से ये 12 होगा। सिमिलरली ये अगर 3 वाला अगर 15 हो जाता है तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा 10। ठीक है, ओके, रेशियो निकल गया। अभी आगे देखते हैं। हमको क्या पूछा है, क्यू का एज 10 साल बाद बताना है। अगर अभी भी बता दूंगा तो 10 साल बाद भी बता दूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ आर एंड पी आफ्टर 10 ईयर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, इससे तो आना तो चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड पी आफ्टर 10 ईयर्स, तो सबका एज आफ्टर 10 ईयर्स निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा 12x प्लस 10। वैसे भी देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड पी आफ्टर 10 ईयर्स जो डिफरेंस होगा वो आज के डेट में भी वही डिफरेंस होगा, है ना। आर और पी का 10 साल बाद जो डिफरेंस होगा वो आर और पी का डिफरेंस 2 यूनिट का डिफरेंस अभी भी यही होगा, सेम होगा ना। अभी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 10 ईयर्स। पी एंड क्यू का तो 3 यूनिट है, तो 2 यूनिट और 3 यूनिट बराबर कैसे हो सकता है यार। ये स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी टू क्यू 4-5 है, 3-4 जा 3-5 जा, और क्यू टू आर 3 और 2 है, 15-10। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ क्यू आफ्टर 10 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड पी, आर एंड पी आफ्टर 10 ईयर्स, आर का एज आफ्टर 10 ईयर्स, ये सब एक्स लगा देता हूं मैं यहाँ पे। तो एज डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड पी आफ्टर 10 ईयर्स, तो सेम ही डिफरेंस होगा ना यार।
RNP, अगर R का एज अभी 10x प्लस 10 होगा 10 साल बाद, तो इसका एज भी 12x प्लस 10 होगा 10 साल बाद, तो इनका गैप तो 2x ही आने वाला है ना। वही तो मैं बोल रहा था कि 2x और 3x इक्वल कैसे हो सकता है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एन क्यू आफ्टर 10 ईयर्स, वो भी आफ्टर 10 ईयर्स, डिफरेंस से मतलब नहीं है। नो, ये हो ही नहीं सकता, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ना, ये हो ही नहीं सकता है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखो, मैं सही सोच रहा था, लेकिन थोड़ा कंफर्म करने के लिए, ये क्या है कि देखो, अगर डिफरेंस बिटवीन आर एन पी 10 साल बाद जो है, तो आर एन पी में अभी भी डिफरेंस सेम होगा, 2x ही होगा अभी भी, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एन क्यू आफ्टर 10 ईयर्स। तो पी एन क्यू में 10 साल बाद जो डिफरेंस होगा, पी एन क्यू में अभी भी सेम डिफरेंस होगा, यानी कि 3x। तो 2x और 3x बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है ना, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो कुछ तो गड़बड़ है, रहने दो इसको। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एन आर इज 4 ईयर्स, इससे आ जाएगा पी एन आर का डिफरेंस, 2x का वैल्यू 4 आ जाएगा, ये देखो ये हो गया 2x का वैल्यू 4, सब कुछ आ जाएगा, 10 साल बाद भी आ जाएगा, यानी कि 2 से आएगा। यानी कि जिन्होंने आंसर ऑप्शन बी बोला था, आपने बिल्कुल सही बोला था कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट बट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। 1 तो गलत स्टेटमेंट है, ये हो ही नहीं सकता है। सही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। यहां पे बोल रहा है, देखो ट्राई करके देखो। देखो, यहां पे कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स पी टू क्यू इज 4:5, मतलब पी और क्यू दो आर्टिकल है, इनका सीपी का रेशियो 4 और 5 है। मैं बाद में अपने हिसाब से ले लूंगा। द डिस्काउंट अलाउड ऑन ईच ऑफ द आर्टिकल्स वॉज 25%, हर एक में 25% का डिस्काउंट दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू बताना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू ये बताना है। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है हर एक आर्टिकल में 25% का डिस्काउंट है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है आर्टिकल पी वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% का अगर प्रॉफिट लेना है, तो मुझे इसको 40 और इसको 50 बना लेता हूं। 40% का अगर पी में प्रॉफिट होगा, तो 40 का 40% 16 होता है, तो ये 56 यूनिट्स में सेल हो जाएगा। एन आर्टिकल क्यू वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 420। अच्छा वेट, इससे शायद बन जाए। देखो, अगर बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू, ये निकालना है ना। ठीक है, मुझे पता है कि फर्स्ट आर्टिकल में भी 25% डिस्काउंट गिवन है, उसने 25% का डिस्काउंट दिया है, और 40% प्रॉफिट भी है। आर्टिकल पी में 40% प्रॉफिट है, यानी कि हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। ठीक है, ओके, तो फिर बोल रहा है कि डिस्काउंट जो है वो आपका 25% का दिया जा रहा है। 25% का अगर डिस्काउंट होगा, तो 4 और 3 का रेशियो आना चाहिए, लेकिन 3 से 56 कटता नहीं है। तो 56 को 3 से कटाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर देखो, डिस्काउंट क्या था, एमपी फर्स्ट पी आर्टिकल के लिए एमपी और एसपी का जो रेशियो है वो 4 और 3 होना चाहिए। तो ये अगर 3 इंटू 56 है, तो ये 4 इंटू 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये बात बोला है कि आर्टिकल क्यू में 420 का प्रॉफिट गिवन है। 420 का अगर प्रॉफिट गिवन है, तो यहां पे तो ये अगर मैं इसको एंटायर थिंग को एक्स में लेके जाऊं, तो 120x होगा, ये हो जाएगा 150x, ये 56 इंटू 3 हो जाएगा 168x, और 56 इंटू 4 हो जाएगा आपका 200 और 224x। 224x। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रॉफिट 420 है, तो ये जो आर्टिकल है इसका दाम हो जाएगा 150x प्लस 420, क्योंकि 420 ज्यादा होगा सीपी से। लेकिन इससे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमपी भी अगर निकलेगा ना, तो वो एक्स के टर्म्स में निकलेगा, तो प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। अगर मैं 25% डिस्काउंट लगा भी दूं ना, तभी भी प्रॉफिट निकल नहीं पाएगा। नो,
नहीं निकल पाएगा ना, यस नहीं निकल पाएगा, नो। स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं आ सकता है, नो, अकेले से नहीं आएगा। स्टेटमेंट टू अकेले से आएगा क्या? स्टेटमेंट टू अकेले से आने के लिए हमारे पास 4 4 5 ये अवेलेबल था, डिस्काउंट 25% अवेलेबल था, और हमको कुछ और अवेलेबल नहीं था, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था, ये अवेलेबल नहीं है, ये डेटा अवेलेबल नहीं है मान लो, ये भी अवेलेबल नहीं है मान लो। अगर सिर्फ स्टेटमेंट टू को यूज किया जाए तो फिर इसका मार्क प्राइस भी अवेलेबल नहीं होगा, नहीं, नो, नथिंग इज अवेलेबल। तो मार्क प्राइस इक्वल होने से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर दोनों को मर्ज कर दूं मैं, अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तब शायद बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं ना, तो ये जो है बोला है कि मार्क प्राइस दोनों का सेम है, तो दोनों का अगर मार्क प्राइस सेम है यानी कि ये भी 224x हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा एमपी और एसपी मार्क प्राइस सेम है, तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा ना 224x और 150x प्लस 420 का जो रेशियो बनेगा वो 4 और 3 का रेशियो बनेगा, क्योंकि 25% डिस्काउंट था और वहां से x आ जाएगा, यानी कि दोनों को कंबाइन करके ही आएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, बट नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एक से नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है, कुछ खराब नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों मिला के आंसर आ सकता है। अगर लोगों को समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूं। देखो, मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे, प्यार से आराम से समझेंगे, हर एक चीज को मिटा देता हूं। चलो देखो, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स पी और क्यू 4 और 5 है। तो पी और क्यू का जो सीपी है वो 4x और 5x है। ठीक है, द डिस्काउंट अलाउड ऑन ईच आर्टिकल 25%, सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू बताना है, एमपी रहेगा एसपी रहेगा। फर्स्ट वाला बोल रहा है आर्टिकल पी वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, तो 40% लेने के लिए मैं इसको 4x के जगह 40x मान रहा हूं, इसको मैं 50x मान रहा हूं। 40% प्रॉफिट लेना है तो पी में, तो इस 40 का 40% 16 होता है, 16x का प्रॉफिट लेंगे तो 56x में सेल हो जाएगा। आर्टिकल क्यू वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 420। मैंने क्या किया था ना, मुझे पता था ये 56x है और ये यहाँ पे डिस्काउंट 25% है, तो मैंने क्या किया था, इसको 4 और 3 का रेशियो में जाएगा ना, ये 25% डिस्काउंट है, तो मैंने 56 को 3 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया था। तो 4 और 3 का रेशियो में अगर ये 3 इंटू 56 है तो ये 4 इंटू 56 होगा, तो 3 इंटू 56 होता है 168x। तो मुझे हर एक चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि सब रेशियो में था। तो ये हो जाएगा 120x, ये हो जाएगा 150x, 150x, और ये हो जाएगा 56 इंटू 4x, यानी कि ये हो जाएगा 224x। ठीक है, 224x। ठीक है, फिर बोल रहा था कि आर्टिकल क्यू में 420 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आर्टिकल क्यू में 420 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये 150x प्लस 420 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे पता है कि दोनों में 25% डिस्काउंट है, ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है ना, अगर मैं डिस्काउंट लगाऊं भी, इसको अगर मैं y भी मान लेता हूं, इसको अगर मैं y भी मान लेता हूं, तो y बाई 150x प्लस 420, ये 4/3 आएगा, तो y सिर्फ x के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट होगा, उससे वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो आपको x निकालना पड़ेगा तभी तो वैल्यू निकलेगा ना, तो नहीं निकल सकता है, यानी कि 1 से नहीं आ सकता है। समझ में आया? सर जो समझा रहे हैं आप ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज द सेम। अगर दोनों का मार्क प्राइस सेम हो, अगर मैं इसको अकेले यूज करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं था। स्टेटमेंट से तो कुछ अवेलेबल नहीं था ना, सिर्फ इतना ही अवेलेबल था। ठीक है, अभी बात है कि अगर मैं मार्क प्राइस सेम भी लूं तो मैं क्या लूं, क्या लूं मैं? नहीं ले सकता ना मैं कुछ भी, नहीं ले सकता मैं, क्या लूं मैं, कैसे निकालूं? लेकिन अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं ना, तो सवाल में ये कहा गया है कि दोनों, अगर दोनों को मर्ज कर दूं तो मार्क प्राइस सेम है, तब मैं इसका मार्क प्राइस 224x ले सकता हूं, और तब मैं इन दोनों के बीच में रेशियो लगा सकता हूं। इन दोनों का रेशियो 4 और 3 ही होगा। 224x डिवाइडेड बाई 150x प्लस 420 बराबर 4/3। ठीक है, तब जाके सॉल्व करेंगे तो x निकल आएगा, तब जाके सॉल्यूशन का आंसर आ सकता है। ठीक है, ओके, इसका मतलब दोनों को कंबाइन करने से ही आंसर आ सकता है। समझ में आ गया? बढ़िया। आइए, पेपर का लास्ट सवाल है, आराम से देखिए, सवाल को सॉल्व कीजिए।
देखो यार क्या है, एवरेज वगैरह गिवन है, आसान सवाल ही है। देखो, ए बी सी का एवरेज अगर 30 है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 90, 90। ठीक है, सी डी और ई का एवरेज 19 है तो सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा आपका, एवरेज 19 है तो सम 57, दो इक्वेशन आ गया। ए और ई का एवरेज 23 है तो ए प्लस ई आ जाएगा आपका कितना, ए प्लस ई आ जाएगा आपका 46। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं ना तो ए प्लस ई को मैं यहां पे लिख लेता हूं 46 है, और आपको पता है कि बी बी और ई का एवरेज 24 है तो बी प्लस ई हो जाएगा 24, सॉरी 48, 48। ठीक है, आ जाएगा क्या? वेरिएबल तो 5 है, ए बी सी डी ई, इक्वेशन 4 है, नहीं आना चाहिए, बट कभी कभी इक्वेशंस एक ही दे देता है तो आ भी सकता है, बट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 4 है, 5 है, इक्वेशन हमारे पास सिर्फ 4 ही है। इस वाले इक्वेशन से अगर मैं a को रिप्रेजेंट करूं 46 माइनस ई में, इस वाले इक्वेशन से अगर मैं b को रिप्रेजेंट करूं 48 माइनस ई में, तो a और b e के टर्म्स में बैठ जाएगा, लेकिन d खा जाएगा ना, d तो e के टर्म्स में नहीं है ना, d तो e के टर्म्स में नहीं है ना, नहीं आएगा, कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी, नहीं आ सकता है। ए अगर ई के टर्म्स में आ जाता है तो ये ई के टर्म्स में आ जाएगा, बी भी ई के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है, तो ये इक्वेशन ई और सी में बनेगा, ये भी हो जाता, लेकिन डी, डी फंसा रहा है ना, बाकी डी अगर नहीं होता तो काम बन जाता, तो वैल्यू नहीं निकल सकता है, नो कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स हमने ख़त्म किया है हमारा पार्ट, जो आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर सॉल्व करना था। एंटायर पेपर इज़ फिनिश्ड। आई होप आपने इस वीडियो को थोरोली एंजॉय किया होगा, और थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और सॉल्व करने में सर को असिस्ट किया है और सर से सीखा है, आपने भी मुझे सिखाया है। तो ये जर्नी चलते रहेगा जहाँ जब तक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पेपर होगा वो ओ आई सी एल एओ मेन्स के ऊपर होगा। डू रिमेंबर टू वॉच दिस दैट वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।